गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी कक्षा बीए द्वितीय वर्ष और हमारा पेपर जो है वो प्रथम है। प्रथम पेपर का नाम जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है रीति काव्य। तो रीति काव्य की पहली इकाई के अंदर केशव दास के बारे में हम जान चुके हैं। केशव दास का जीवन परिचय और उनसे संबंधित सभी प्रश्न हम हमारी पहले की वीडियो में कर चुके हैं। तो आज पहली इकाई के जो दूसरे कवि हैं वो है मतीराम। इनके बारे में आज हम जानेंगे। इनके जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक रचनाओं, साहित्यिक यात्रा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मतीराम रीतिकालीन कवि थे। रीतिकाल के अंदर 3 प्रकार की काव्य धाराएं चलती थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तीनों काव्य धाराओं के कवि अपनी अपनी काव्य धारा की विशेषताओं के अनुरूप काव्य रचना करते थे। इन तीनों काव्य धाराओं में से मतीराम जो थे वो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। तो आज हम मतीराम के जीवन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मतीराम का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। तो मतीराम का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के बनपुर ग्राम में हुआ था 1604 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 1604 ईस्वी में हुआ और इनके पिता का नाम था विश्वनाथ त्रिपाठी और इनकी मृत्यु हुई थी 1703 ईस्वी में। इस तरह से मतीराम ने लगभग 100 सालों का दीर्घ जीवन जिया था। तो सबसे पहले इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बनपुर ग्राम में। इनका जन्म 1604 ईस्वी में। पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी और मृत्यु हुई थी 1703 ईस्वी में। उसके पश्चात इनके आश्रयदाता राजा कौन कौन से थे? रीतिकाल का युग जो था वो संवत 1700 से संवत 1900 तक माना जाता है। उस समय के कवि अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी राजा या सेठ के यहाँ आश्रय में रहते थे। यह अपने आश्रयदाता राजा या सेठ की प्रशंसा करके इन्हें संतुष्ट करते थे और बदले में इनको धन, दौलत, प्रसिद्धि और समाज में आदर सम्मान मिलता था। यानी पूरे रीतिकाल की यह प्रवृत्ति बन चुकी थी कि रीतिकाल के जो कवि थे वो किसी न किसी राजा या नगर सेठ के यहाँ आश्रय में रहते थे। आश्रय में रहकर काव्य रचना करते थे और अपने आश्रयदाता राजा या आश्रयदाता नगर सेठ की अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में प्रशंसा करते थे, जिस प्रशंसा से प्रभावित होकर आश्रयदाता राजा उस कवि को धन, दौलत इत्यादि देता था और उसके जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक वस्तुएं भी उसको देता था। तो इस तरह से उस समय के सभी कवि किसी न किसी राजा के राज आश्रय में रहते थे। तो मतीराम भी अनेक राजाओं के आश्रय में रहे थे। वो किस किस राजा या सेठ के आश्रय में रहे थे वो हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है सम्राट जहांगीर का। सबसे पहले ये सम्राट जहांगीर के राज आश्रय में रहे। उसके पश्चात बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा के राज आश्रय में रहे। उसके पश्चात कुमायूं नरेश ज्ञानचंद के यहाँ। उसके पश्चात बुंदेलखंड के श्रीनगर नरेश स्वरूप सिंह बुंदेला के राजाश्रय में रहे और अंत में रसिक भोगी भूप भोगनाथ के राजाश्रय में रहे और रीति काव्य कर्म का निर्वहन किया। रीति काव्य से संबंधित, रीतिकाल से संबंधित काव्य रचनाएं करते रहे और विभिन्न राजाओं और सेठों के आश्रय में रहते रहे। अब हम जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। मतीराम ने कितनी रचनाएं लिखी, कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है, कितनी अप्रामाणिक, कितनी रचनाएं उपलब्ध है और कितनी अनुपलब्ध है। तो मतीराम की 6 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है जो कि उपलब्ध भी है, यानी भारत के विभिन्न ग्रंथागारों में ये उपलब्ध हैं ग्रंथ, और 2 अनुपलब्ध रचनाएं हैं जिसकी चर्चा भी विद्वानों ने की है, लेकिन इनकी स्वतंत्र ग्रंथ की प्रति अब तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हमें इनकी प्रामाणिकता पर भी संदेह होता है। तो इनकी प्रामाणिक रचनाएं या जो उपलब्ध ग्रंथ हैं उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है फूल मंजरी का। फूल मंजरी का रचना काल 1619 ईस्वी है, जिसकी रचना इन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर की आज्ञा से की थी। इसके 60 दोहों में किसी न किसी फूल के नाम आधार पर नायिका का वर्णन है। यानी फूल मंजरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका वर्णन। और नायिका वर्णन किसके आधार पर किया गया है? किसी फूल के नाम के आधार पर किया गया है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है फूल मंजरी। उसके पश्चात इनका अगला ग्रंथ है ललित ललाम और रसराज। ललित ललाम और रसराज
राजमतीराम की प्रसिद्धि के आधार ग्रंथ है, यानी मतीराम प्रसिद्ध इन्हीं दो ग्रंथों की वजह से हुए थे। ललित ललाम की रचना 1663 ईस्वी में बूंदी नरेश भाव सिंह के राज आश्रय में रहकर की गई थी और यह एक अलंकारिक ग्रंथ है, यानी इसके अंदर कवि मतीराम ने अलंकारों का परिचय दिया है। संस्कृत के काव्य शास्त्री थे जयदेव। जयदेव ने एक ग्रंथ लिखा था चंद्रालोक और संस्कृत के ही काव्य शास्त्री थे अप्पय दीक्षित। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कुल्यानंद। तो जयदेव के चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित के कुल्यानंद को आधार बनाकर इन्होंने ललित ललाम की रचना की। अलंकारों के लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित सवैया छंदों में देकर मतीराम ने नवसृजन किया। नवसृजन यानी नया प्रयोग किया काव्य के क्षेत्र में। कैसे किया कि इन्होंने जो अलंकारों के लक्षण थे वो तो दोहों के रूप में दिए, दोहो छंद के रूप में दिए, और जो उदाहरण थे वो कवित और सवैया छंदों के रूप में प्रस्तुत किए, और इस तरह से इन्होंने नव प्रयोग किया। इनकी प्रसिद्धि का अगला प्रमुख ग्रंथ है रसराज। रसराज की रचना कवि मतीराम ने 1681 ईस्वी में की थी। रसराज है वो श्रृंगार विषयक ग्रंथ है। श्रृंगार रस के संयोग वियोग भेद करके आलंबनत्व धर्म के आधार पर नायक नायिका भेद का वर्णन भी रसराज में मिलता है। यानी रसराज की जो विषय वस्तु है वो है श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद। तो इसके जो ललित ललाम है वो अलंकार विषयक ग्रंथ है और रसराज है वो श्रृंगार रस और नायिका भेद विषयक ग्रंथ है। इनकी अगली प्रसिद्ध रचना है मतीराम सतसई। मतीराम मूलतः आचार्य नहीं थे, वो कवि थे। कई विद्वानों ने मतीराम की गणना आचार्यों के अंदर की है, लेकिन वो आचार्य नहीं थे, वो कवि थे। और वो आचार्य इसलिए नहीं थे क्योंकि इन्होंने किसी स्वतंत्र संप्रदाय या सिद्धांत की स्थापना नहीं की थी, जैसे कि संस्कृत के कवियों ने अलग अलग संप्रदाय जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय इत्यादि दिए थे। ऐसे मतीराम किसी भी संप्रदाय का प्रणयन नहीं कर पाए, अपितु वे पहले से बने बनाए संप्रदायों का ही अनुगमन करते रहे। इसलिए हम इनको आचार्य नहीं कवि कह सकते हैं। और वो आचार्य नहीं कवि थे, इसका स्पष्ट प्रमाण है उनकी मतीराम सतसई। मतीराम सतसई की रचना इन्होंने 1681 ईस्वी में की थी। रीति काव्य परंपरा से प्रभावित होते हुए भी कवि ने सतसई में सामान्य जीवन की अनुभूतियों का निरूपण यथार्थ के साथ किया है। इन्होंने नायिका के सौंदर्य, उसकी माधुर्यपूर्ण चेष्टाओं, उसकी उक्तियों, प्रेमपूर्ण हृदय की आकांक्षाओं, नवविवाहितों की अभिलाषाओं, दाम्पत्य जीवन की अनुभूतियों और विरही हृदयों की व्यथाओं का चित्रण मतीराम सतसई में किया है। इसी मतीराम सतसई की कुछ प्रमुख दोहों का जो व्याख्या है वो हमारे पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है, तो उसकी व्याख्या भी हम अपनी आगे की वीडियो में करेंगे। तो इन्होंने इन सभी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं, अनुभूतियों इत्यादि का वर्णन अत्यंत ही सजीव और मार्मिक रूप में मतीराम सतसई में किया है। मतीराम सतसई के बाद इनका जो अगला ग्रंथ है वो है अलंकार पंचाशिका। अलंकार पंचाशिका का रचना काल 1690 ईस्वी है, यानी कवि मतीराम ने अलंकार पंचाशिका की रचना 1690 ईस्वी में की थी और कुमायूं नरेश ज्ञानचंद के राज आश्रय में रहकर इसकी रचना इन्होंने की थी। अलंकार पंचाशिका भी इनका अलंकार विषयक ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने 50 अलंकारों का वर्णन किया है और इसके साथ साथ उदाहरण भी प्रस्तुत करते हुए अपनी बात को पुष्ट किया है। उसके बाद इनकी अगली रचना आती है वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी मतीराम की एक प्रमुख उल्लेखनीय रचना है जो कि पिंगल ग्रंथ है। पिंगल के ग्रंथों में यह कृति विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि पिंगल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है छंद। तो इसके अंदर इन्होंने छंदों के लक्षण अत्यंत सरल और सुबोध भाषा के अंदर दिए हैं और नियमानुसार छंदों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। यानी पहले छंदों के इन्होंने लक्षण बताए हैं और लक्षण बताने के पश्चात अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। तो वृत्त कौमुदी जो है वो छंद विषयक ग्रंथ है।
तो ये इनके जो 6 रचनाएं हैं ये प्रामाणिक भी मानी जाती हैं और हमें मिलती भी है, उपलब्ध है। कौन कौन सी? फूल मंजरी जिसका रचना काल था 1619 ईस्वी और जहांगीर की आज्ञा से इन्होंने इसकी रचना की थी। ललित ललाम जिसका रचना काल है 1663 ईस्वी और यह अलंकारों से संबंधित ग्रंथ है जिसके अंदर इन्होंने अलंकारों के बारे में बताया है। और बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रहकर लिखा था। यानी ललित ललाम से संबंधित अगर आपके प्रश्न आता है कि ललित ललाम की रचना किसके राजाश्रय में रहकर की थी, तो उत्तर क्या होगा? बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रहकर इसकी रचना की गई थी, जिसका रचना काल 1663 ईस्वी। इनका अगला जो ग्रंथ है वो है रसराज। रसराज की रचना 1681 ईस्वी में की थी और इसका जो प्रमुख प्रधान विषय है वो है श्रृंगार रस और दूसरा विषय है नायक नायिका भेद। इन दोनों का वर्णन इन्होंने रसराज के अंदर किया है। इनकी अगली रचना है मतिराम सतसई। मतिराम सतसई के अंदर इन्होंने सामान्य जीवन की अनुभूतियों का अत्यंत यथार्थ के साथ निरूपण किया है और इसके अंदर इन्होंने मानव मन की व्यथाओं, अभिलाषाओं, दाम्पत्य जीवन की अनुभूतियाँ, जो जो मनुष्य अपने जीवन में या एक नायिका, एक स्त्री अपने जीवन में अनुभूति करती है उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति इन्होंने मतिराम सतसई के अंदर की है। उसके पश्चात इनकी अगली रचना है अलंकार पंचाशिका जिसकी रचना इन्होंने 1690 ईस्वी में की थी और कुमायूं नरेश ज्ञानचंद के राज आश्रय में रहकर इसकी रचना की थी। अलंकार पंचाशिका जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने इसके अंदर अलंकारों का वर्णन किया है। इसका प्रमुख वर्ण्य विषय है वो अलंकार वर्णन है और कितने प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया है? 50 प्रकार के अलंकारों का उदाहरण सहित इन्होंने इसके अंदर वर्णन किया है। इनकी अगली रचना है वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी है वो छंद विषयक ग्रंथ है, यानी इसके अंदर इन्होंने छंदों के बारे में बताया है। पहले छंदों के लक्षण दिए हैं और उसके पश्चात छंदों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। इनकी अगली जो 2 रचनाएं हैं जिसका विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि ये मतिराम के द्वारा लिखी हुई हो सकती है। इनके अनेक दोहों, छंदों, सवैयों, कविताओं को पढ़कर विद्वानों ने ये एक सिर्फ अनुमान लगाया है कि इनकी ये 2 जो ग्रंथ हैं वो भी होने चाहिए। कौन कौन से? पहला है लक्षण श्रृंगार और दूसरा है साहित्य सार। लेकिन अब तक हम इसको प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते कि ये दोनों रचनाएं जो हैं वो मतिराम ने लिखी होगी, क्योंकि हमारे पास अब तक इन दोनों ग्रंथों की स्वतंत्र प्रमाणित जो प्रति है वो अब तक हमें नहीं मिली है। ये लक्षण ग्रंथ हैं, ये हमें अब तक नहीं मिले हैं, इसलिए इनकी प्रामाणिकता पर संदेह होता है। लेकिन जो 6 रचनाएं हैं वो प्रामाणिक हैं और उपलब्ध ग्रंथ हैं। उसके पश्चात इनकी ये हो गई इनकी 8 प्रमुख रचनाएं। रीतिकाल परंपरा के सहज ज्ञानी निर्वाहक मतिराम ने अपने ग्रंथों में रीतिबद्ध काव्यों की रूबरू उबाऊ प्रवृत्ति नहीं आने दी है। यानी रीतिबद्ध काव्य की जो विशेषताएं थी, जो कि एक बंदी बंदाई परिपाटी के ऊपर चल रही थी, रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि थे वो किन किन विशेषताओं से परिपूर्ण काव्य रचना कर रहे थे, वो प्रवृत्तियां जो है वो मतिराम ने अपने काव्य के अंदर नहीं आने दी है। क्योंकि मतिराम लौकिक जीवन के यथार्थ को अपने काव्य के अंदर सहज अनुभूतियों के बलबूते पर काव्य रचना के अंदर प्रवृत्त करते थे। यही कारण है कि मतिराम की भावानुभूतियों के बिंब एवं चित्र सहज, सरल, चित्रात्मक, साहित्यिक ब्रज भाषा में हमारी भावानुभूतियों को झंकृत करने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। यानी रीतिकाल के कवियों में भी रीतिकाल की जो एक काव्य धारा थी, रीतिबद्ध काव्य धारा के सभी कवियों के अंदर मतिराम अपना अलग स्थान इसलिए रखते हैं क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में लौकिक जीवन की झांकी भी प्रस्तुत की है। जो लौकिक जीवन उस समय में
कवियों ने बाहर कर दिया था, काव्य रचना से बाहर कर दिया था। अपने काव्य के अंदर वो सिर्फ दरबारी संस्कृति, अपने राज आश्रय की प्रशंसा, उन्हीं काव्यों के अंदर प्रकृति वर्णन या फिर नायिका का वर्णन, नायिका के सौंदर्य का वर्णन, उन्हीं कामों के अंदर लगे हुए थे। उस समय के अंदर मतीराम ने सामान्य जनजीवन की झांकी भी अपने काव्य में प्रस्तुत की थी, जिस वजह से मतीराम का रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में अप्रतिम और अद्वितीय स्थान है। इनकी भाषा, मतीराम के काव्यों की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, और ब्रज भाषा बिल्कुल सरल, सहज और साहित्यिक ब्रज भाषा थी, जो कि जन सामान्य के समझ में आ सकती थी। इन्होंने चलती हुई बोलचाल की ब्रज भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो इस तरह से निश्चय ही हम कह सकते हैं कि मतीराम रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि थे। धन्यवाद।